बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट। नाज़रीन, शेड्यूल से पहले बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास, इस पर आज जायज़ा लेंगे प्रोग्राम में। साथ साथ बात की जाएगी जमात इस्लामी के धरने की, जो 5वें रोज़ भी जारी रहा, लेकिन जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हुकूमत ने एक बार फिर से पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, लेकिन पीटीआई किन के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, इस पर भी बात की जाएगी। साजिद साहब, एक हफ़्ता पहले ही सदर मुमलिकत ने इजलास तलब कर लिया कौमी असम्बली का। क्या वजह बनी है कि शेड्यूल से पहले ही इजलास बुलाया गया? उसकी वजह तो आज जाहिर हो गई है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 उसमें एक तरमीमी बिल पेश करना था। अच्छा। और उसमें उसकी दो शिकों में जो है ना वो तरमीम की गई है। एक ये है कि जो वाबस्तगी जो कैंडिडेट्स ने लिख के दी है, अब ज़ाहिर जो बन गए हैं MNAs और MPAs, इनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। एक ये उसमें तरमीम है, और दूसरी ये है कि जो किसी पार्टी ने मुकर्रर वक्त पे लिस्ट नहीं दी, तो उसके बाद फिर वो इसका मखसूस नशिस्तों का अहल भी नहीं हो सकता। अच्छा। अब मुझे बताएं कि अब क्यों ना सदर साहब, ये सदर साहब मतलब कोई शौक किया तो नहीं उन्होंने बुलाया। वो इस इजलास का कोई मकसद था जो शेड्यूल से पहले वैसे 5 अगस्त को होना था, तो उन्होंने पहले ही जो है ना ये इजलास तलब किया है। तो ये अब इसकी बैकग्राउंड है, ये बड़ी वाज़ेह सी है। बैकग्राउंड ये है कि एक फ़ैसला आ चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें मुख्तसर फ़ैसला आया है और उसको चैलेंज भी कर दिया गया है। पार्टीज़ की तरफ से भी चैलेंज किया गया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चैलेंज किया गया है कि इसकी वजाहत फरमाएं कि ये कैसे हम इनको जो है ना वो दें। अब ये कि उस पर आधा अमल दरामद भी हो गया कि जो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने उसका इकरारनामा दिया है कि हम पीटीआई से वाबस्ता हैं, हम ये फलां MNA और MPAs, तो उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले कौमी असम्बली के लोगों का जो पीटीआई के 39 थे, और उसके अलावा जो पंजाब में 29 हैं, वहाँ पे कुछ 56 हैं, वहाँ KP में। कमीशन पीटीआई को जमात ही नहीं मानती थी। हाँ, अब नोटिफिकेशन अब नहीं, अब फैसला आ गया ना। अब उस फैसले का जो आधा हिस्सा है वो मान लिया। अब जो आधा हिस्सा है उसमें वो कहते हैं कि एम्बिग्विटी है। अच्छा। कि ये अब कैसे हो सकता है कि ये ऐसा पहले है नहीं आइन में ना। हाँ। उनके मुताबिक ये है सही कि इसको हम जो है ना किस तरीके से नया इकरारनामा जो है ना उनका लें वाबस्तगी का, और जो कि उन्होंने दे भी दिया है, तो इस पर किस तरह हम इम्प्लीमेंट करें। ये तो कभी किसी वक्त भी कोई कर सकता है। इसको सियासी जमातें, जो मुखालिफ सियासी जमातें और उनके जो रहनुमा हैं, वो तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग करार दे रहे हैं कि ये एक अदलिया की छत्र छाँव में फ्लोर क्रॉसिंग की एक एग्जाम्पल है। उसको उन्होंने चैलेंज भी किया हुआ है। तो अब तफसीली फैसले का भी इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि कहा यह जाता है, अब आईनी माहिरीन ही बता सकते हैं, कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उसका इत्तलाक उसी वक्त हो जाता है, तो वो इनको उस पर अमल दरामद कर देना चाहिए था। वो जो हैं वो उसको अपील में भी चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि जी इस फैसले की वजाहत करें, हम कैसे दें। और ये जो पार्टी चेयरमैन है, ये तो चेयरमैन ही नहीं है हमारे पास रजिस्टर्ड, तो इन दस्तखतों से जो वाबस्तगी का इकरारनामा आ रहा है। बिल पेश किया गया साहिब साहब, इससे इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो इसीलिए पेश किया गया कि वो फैसले पे अमल दरामद ना हो सके। उसकी एक उसका सेक्शन जो है ना तरमीमी बिल का 66 जो है वो है, उसमें तब्दीली की गई, और एक सेक्शन 104 है। अच्छा। ये जो एक्ट है ना, तरमीमी इलेक्शन एक्ट जो है, उसमें ये दोनों सेक्शंस में तरमीम करने के लिए, एक जो मैंने बताई कि आप जिसकी जो वाबस्तगी लिख के दे दी है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। सही। जब ये कानून बन जाएगा, अभी तो बिल पेश हुआ है और स्पीकर ने कायमा कमेटी को भेज दिया, अब उसका प्रोसीजर शुरू हो गया। अब हो सकता है जो 5 वाला शेड्यूल हुआ है उसको फिर कौमी असम्बली का इजलास हो, और हो सकता है उससे भी पहले हो जाए। तो फिर जो है ये जब पास हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा, तो फिर उनके पास ये हथियार है
कि कानून साजी जो है ना वो पार्लियामेंट का काम है। हाँ। ये एक नया जो कानून है, नया जो फैसला है, जो पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं है, तो ये जो है ना आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, ये उनका मौक़िफ़ है। ठीक है, इस तरह से ये काम जो है ना किया गया। साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। पीटीआई के केसेस के हवाले से सबसे पहले हमें बताएं कि कौन कौन से केसेस अभी पीटीआई के चल रहे हैं, रऊफ़ हसन का केस अभी कहां तक पहुंचा है? जी, रऊफ़ हसन जो है पीटीआई, एक तो सोशल मीडिया जो है उस पर क्रैकडाउन जारी है और गिरफ्तारियां मजीद भी हो सकती हैं, क्योंकि जो भी गिरफ्तार किया जाता है पीटीआई का जो सोशल मीडिया से वाबस्ता शख्स, उससे उसके बयानात के बाद मजीद गिरफ्तारियां की जाती हैं। अहमद जजुआ पहले गिरफ्तार हुए थे, फिर उसकी बुनियाद पर रऊफ़ हसन, उसके बाद मजीद जो है लोग पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से उठाए गए। इस वक्त रऊफ़ हसन जो है उनके हवाले से बेल जो है उनकी फाइल हो चुकी है, उनको जुडिशल कर दिया अदालत ने आज। अगले 2-3 दिनों में उनकी जमानत का फेयर डिसाइड होगा कि उनको जमानत जो है वो मजिस्ट्रेट से मिलती है या नहीं मिलती, और बाकी जो उनके लोग हैं, इसके अलावा जो खवातीन हैं उनकी जमानतें पहले ही हो चुकी हैं। अब अहमद जजुआ जो है वो 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड पे हैं। ये सोशल मीडिया के केसेस हैं जो पीटीआई के अभी जो है चल रहे हैं। इसके अलावा जो इमरान खान के केसेस है वो 190 मिलियन पाउंड केस है, उसका आज जो है वो उसमें तफ्तीशी अफसर का बयान हो गया, वो अपने हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। उस केस पे अगले हफ्ते या 10 दिनों में उस पर फैसला मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अदालत जो है कार्रवाई कंक्लूड करके उस पर फैसला दे दे। तो ये 5वां केस होगा जिसमें इमरान खान जो है उनके खिलाफ फैसला, उनके हवाले से फैसला आएगा। फैसला उनके खिलाफ आता है या में आता है, ये देखना है। इसके अलावा तोशाखाना का केस है, उसमें भी इमरान खान गिरफ्तार है। ये तोशाखाना 2 है, बुनियादी तौर पर ये नैब का दूसरा तोशाखाना केस है। एक केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बनवाया था, तो ये तोशाखाना का मजमूई तौर पर तीसरा केस बनता है। तो इस केस में भी जो रिमांड है वो अभी चल रहा है, और उस रिमांड में खसूसियत ये है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इस हवाले से एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 से 40 दिन रिमांड कर दिया था। तो अब इमरान खान पे वो ऑर्डिनेंस इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह की लेजिस्लेशन अभी हमें नजर आ रही है, इस तरह की पर्सन स्पेसिफिक और केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है गवर्नमेंट इससे पहले भी कर चुकी है। अच्छा साकिब साहब, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है, इसके क्या अगराज़ो मकासिद है, आप अपनी जुबान में बताएं। पता तो है, ऑब्वियस हैं, लेकिन क्या इस पे फिर अमल दरामद हो जाएगा और फिर ये नई रिफ्ट नहीं शुरू हो जाएगी? कोई अदलिया का एक फैसला है और जी ये एक बड़ा सिंपल और सादा अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ कि हुकूमत कह रही है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें मिलनी चाहिए, और वो हम हर सूरत में लेकर रहेंगे। हमें जो मर्जी है करना पड़े, रिफ्ट बनानी पड़े, अदम इस्तेकाम लाना पड़े, अदारों के दरमियान या अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान को माजाराई खड़ी करनी पड़े, हम जो है वो लेकर रहेंगे। अब सिंपल सी बात है कि हर बंदे को ये नजर आ रहा है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का जो फैसला आया है, उस फैसले को काउंटर करने के लिए आज 30 जुलाई को हुकूमत जो है वो कानून साजी करने जा रही है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है, मेरा ख्याल है कि वो कानून साजी के मामले में चीजें आगे जो है वो स्मूथली चलेंगी, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि आप अगर बिल्कुल टारगेट करके कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। अब मैं जो बता रहा था आपको पहले कि पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया, वो ऑर्डिनेंस किसके खिलाफ था? वो इमरान खान के खिलाफ। फिर इन्होंने इलेक्शन एक्ट में ही अभी तरमीम की है, रिसेंटली वो गजट नोटिफिकेशन हुआ, सदर ने दस्तखत किए थे। तो वो एक्ट जो है वो उसमें तरमीम जो की गई है वो इसलिए की गई है रिटायर्ड जज अपने जो है वो ट्रिब्यूनल में लगा सकें, और रिटायर्ड जज को लगाने का फायदा किसको है? गवर्नमेंट को खुद है, खुद बेनिफिशियरी है। मतलब अपने लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं या अपने मुखालफिन के खिलाफ। अब तीसरी लेजिस्लेशन ये एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत अच्छी मूव है। बेहतर होता कि चीजों को कूल डाउन करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि इसको जो अदम इस्तेकाम की फिजा है पॉलिटिकली या मुख्तलिफ एंगल्स पे, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है मखसूसी इसने आपका मैंडेट है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आप मैंडेट लें, लेकिन आप जो है वो बाकी चीजें अभी उसमें से ना जाएं और हमारे साथ आए। हम मुल्क को जो है बेहतर बनाने के लिए, या मुल्क जिन मुश्किलात का सामना है माशी तौर पर, हम उनको जो हम इकट्ठे जो है वो चल सकते हैं, जिन मामलात में उनमें चलें, तो ये कुछ चीजें आगे बढ़ सकती थी। लेकिन लगता ऐसे है कि हुकूमत फुल टाइम महाजराई के मूड में है, और वो महाजराई जो है वो करना चाह रहे हैं। अब देखना ये है कि ये अब मामला रुकेगा कहाँ पे, क्योंकि इधर से होगा फिर उधर से फिर इधर, क्योंकि ये चैलेंज हो जाएगा ना। अब इलेक्शन एक्ट इन्होंने किया है। अब इलेक्शन एक्ट की मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। इन्होंने इलेक्शन एक्ट जो किया, अब होता चाहिए ना कानून, अगर कानून बना है 1 हफ्ता कबल, तो होना तो ये चाहिए था ना कि कानून पे अमल दरामद जो है वो
उससे बाद में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून, उन्होंने कहा कि कानून का जो अमल दरामद है वो माजी से होगा। फिर ये इसमें मतलब ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज इसमें आ गई। अब अदालतें इसको देखेंगी। अब फर्ज करें अदालतें ये कह दें ठीक है आप ये कानून बना लिया, ठीक है, लेकिन इसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता। अब देखें 8 फरवरी को इलेक्शन जिस दिन हुए, वो कानून था 8 फरवरी को, जो उसी के तहत ये इलेक्शन मैटर्स देखे जाने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में आए या आप कुछ चीजें मतलब कुछ ऐसे मैटर जो है वो अदालतों में चले जाएं या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं और आप उनको उन पे कानून साजी करके हर चौथे दिन जो है वो एक नई कानून साजी ले आए कि ये हमें फेवर करे, ये फेवर करे, ये फेवर करे। ये तो नहीं हो सकता। अब मेरा ये ख्याल है कि वो इलेक्शन एक्ट में इन्होंने ये कहा था ना कि हम माजी से उसका इतलाक होगा, वो इतलाक खत्म हो सकता है। फिर अब जो ये लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, अब अगर ये कहेंगे कि माजी से इतलाक होगा तो माजी से इतलाक कैसे हो सकेगा? जब ये लेजिस्लेशन हो जाएगी तो उसके बाद सही होगा ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जो 8 फरवरी को नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए थे या 8 फरवरी से पहले उन पे इतलाक जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये एक इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं, इसको आसानी से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकता और इसमें एक जो पॉलिटिकली हिजान ही जो है वो मुझे नजर आ रहा है। सही है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। अच्छा साहिब साहब, कुछ दिनों से इमरान खान साहब की जानिब से ना एक आवाज़ आ रही है कि न्यूट्रल हो जाएं आप। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो कहानी है वो फ़ौजी अदालतों की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है उनको, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ज़रा न्यूट्रल हो जाएं और वो बातचीत करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। मैं इस पे पहले भी एक दफ़ा मैंने एक तबसरा किया था कि खान साहब ने जो है ना ये अगर बात की है तो ये किसी वजह से की है। उनको कुछ नज़र आ रहा है कि अब मामला आगे को जा रहा है, बढ़ रहा है, उनके लिए मुश्किलात और सख्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए और या इसको डिले करने के लिए सही और कुछ कह लें एक तरह का वो फूड फॉर थाट वो देते रहते हैं। आए रोज़ नया से नया जो है ना वो ख़बरों में भी रहते हैं, वो हमेशा ही रहे हैं, मतलब ये उनको फ़न भी आता है। तो उन्होंने ये पता फेंका हुआ है। अब ये कि इसके मैं आपको बताऊं कि ये इसकी बैकग्राउंड सिवाय इसके और कोई नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि हम या तो हमसे गलती होगी, हम बहुत आगे चले गए हैं, या ये कि वो बैठे हैं जेल में और पार्टी जो है वो ज़रा अपनी अपनी बात की ज़ुबान बोल रही है। उनको आए रोज़ मिलना भी पड़ता है सारे ग्रुपों से, कभी किसी को अपनी कमेटी से निकालना पड़ता है, कभी किसी को दोबारा जो है ना शामिल करना पड़ता है, कोई शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा होता है। शेर अफजल मरवत साहब को निकाला, फवाद चौधरी साहब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं जी। उस पे ये एक खंचतानी चल रही, ग्रुपिंग है उस पार्टी के अंदर। तो उन्होंने ये देखा कि पार्टी भी तितर बितर हो रही है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। देखें जब से वो हैं गिरफ्तार हैं कोई पार्टी का जलसा नहीं हो सका, या अगर हुआ है तो वो पुरअमन नहीं रहा या उसको पुरअमन रहने नहीं दिया गया, इजाज़त भी नहीं दी गई। इजाज़त भी नहीं दी गई। तो इस सूरत हाल में उनको अब लग रहा था कि कोई अब तक के डैमेजेस जितने थे वो शायद ये समझ रहे होंगे कि ये जो है ना इनको कोई सेव किया जा सकता है या ये बर्दाश्त किए जा सकते हैं। इसके बाद जो डैमेजेस हैं पार्टी के, ये जो है ना ये उनको कह लें काबिल कबूल नहीं है, या इस तक वो इसको फिर वो रिकवर नहीं कर सकते, या दूसरी साइड पे ले लें कि माफ़ी मांग सकते हैं वो। चलें साहब अब वो ये चलें ब्रेक के बाद यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब मुल्क के अंदर एक धरना चल रहा है जमात इस्लामी का। हाफिज़ नईमुर रहमान काफ़ी एक्टिव हैं और जमात को भी काफ़ी अच्छे से लीड कर रहे हैं वो, लेकिन साहब धरना इस वक्त किस रुख पर जा रहा है और दूसरी जानिब मुज़ाकराती कमेटी का क्या स्टेटस है? देखिए मुज़ाकराती कमेटी का कोई स्टेटस नहीं है और ना वो मुज़ाकरात कर सकते हैं और ना ही जमात इस्लामी ने उनकी जो शराइत हैं उस पर अमल करना और धरना ख़त्म करना है। अच्छा, क्योंकि ये धरना तय करके हाफिज़ नईमुर रहमान एक अवामी सियासत करने और मज़ाहमती सियासत करने के माहिर हैं। उन्होंने कराची में ये करके साबित किया है कि अवाम की नब्ज़ पे हाथ कैसे रखना है और उनके मसाइल को उजागर कैसे करना है। वो आपने देखा कि अभी भी जिस तरह की ये कौम का मसला है और एक उनके अंदर ये भी है कि वो इस सारी सूरत-ए-हाल से इतने आगाह है और उसको अपना माफी ज़मीर बयान करने में माशाल्लाह वो बहुत फ्लुएंट हैं। तो वो बात जिस तरह से कर रहे हैं वो ऐसे तो नहीं लग रहा कि वो कोई अब ऐसे ही आ जाएंगे। ये पहले से तय करके गए, ये कह के गए हैं कि हम वापस
इस तरह से नहीं डेट दे रहे, हम मुतालबत मंजूर करवा के वापस आएंगे। अब जो मुज़ाकराती टीम है उनके पास क्या इख्तियार है, वो तो एक लॉलीपॉप ही देना है उन्होंने। कर रहे हैं हुकूमत को, वो इतना कुछ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 1300 सीसी गाड़ियां हाँ, अपनी इतनी हजारों गाड़ियां बेचें, अपने पेट्रोल फरीक जो है ना वो खत्म करें, सारी वो कर रहे हैं कि आप इससे रिलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल। और साथ वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ने लुड़ने नहीं आए, हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं। अच्छा, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि पीटीआई और जमात इस्लामी में ये तो फ़र्क है। और इस वक्त एक स्पेस थी जिसको हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो है ना पुर किया है और बड़ी अच्छी तरह किया है। वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं ना कि इस वक्त इमरान खान के बाद जो अवामुन नास के दिलों में बस रहा है ना, इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे वो हाफिज़ नईमुर रहमान ही है। और वो भी अपनी इसी पॉलिसी और अवामी जो है ना मसाइल की को उजागर करने और उन पे मज़ाहमत करने और एहतजाज करने के सिलसिले में क्या ले, ज़ाहिर है अवाम के दिलों में तभी राज किया जा सकता है कि आप उनकी बात करें। अब बड़े साफ गो हैं, सीधा सा मामला है, कोई अबहाम नहीं रखते, बात भी सीधी कर देते हैं, कह देते हैं कि ये मामला है, ये करें तो फिर बात करें। मुज़ाकरात वगैरह बाकी एक कार्रवाई है, ना हम मोहसिन नकवी कुछ कर सकते हैं, ना तारड़ कर सकते हैं, ना वो फजल चौधरी कर सकते हैं, ना उनके पास ये इख्तियार है। हत्ता के जो असल इशू है ना, जो जिसकी तरफ वो तवज्जो दिला रहे हैं IPPs की तरफ, वो उसमें तो ये हुकूमत, इनके ओहदेदारान और पार्लियामेंट के लोग ये तो उस पर बात ही नहीं कर रहे। कब से ये इशू चल रहा है, किसी ने उस पर बात की कि ये फलां फलां का है, ये इस तरह हुआ, ये तो उसकी तफसील क्यों नहीं दे रहे। बिल्कुल, असल तो मसला यही है। लेकिन असल काम तो एप्टमा कर रही है ना, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने IPPs के मुआहदों की तफसील मांग ली है, लेकिन साहब हुकूमत क्यों छुपा रही है और अभी तक इसको क्यों नहीं सामने लाया गया? अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ना, उसके मुताबिक वो ये एक खास लिमिट है, उसमें वो ये हुकूमत उनको ये फराहम करने की पाबंद है, ये अब छुपाया नहीं जा सकता। हुकूमत की तरफ से आपने देखा होगा कि वो गोरे जहाज पे बहुत जो है ना तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो इतने महीने वफाकी वजीर तिजारत रहे हैं, तो उस दौरान इन्होंने क्यों नहीं किया। तो भाई नहीं किया, सही। वो आप क्या समझते हैं कि जो आपके पास इख्तियार है वो केयर टेकर्स के पास भी होता है और वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। भाई फर्ज कर ले उन्होंने नहीं किया, गलत किया, अब अगर कर रहे हैं और एक ठीक चीज कर रहे हैं, तो ये ताना उनको किस तरह दिया जा सकता है। तो ये तफसीलात एप्टमा मांग के बड़ा काम कर रही है अवाम के लिए, क्योंकि इसकी सही तफसीलात नहीं फराहम की जा रही। ये बस रिपोर्टेडली हैं कि इतनी IPPs हैं, उसमें भी अभाम है। कोई कितनी कह रहा है, कोई 200 कह रहा है, कोई 100 कुछ कह रहा है। और उनके फिर मुआहदे किस तरह हुए, साथ उन्होंने ये भी तफसील मांगी है कि ये किस शराइत पे हुआ है और इसकी ऑडिट जो फ्रांजिक है कब तरमीम की गई है, हाँ वो सारी वो कहते हैं कि वो बताएं। और अब ये जब सामने आ जाएगा ना, तो यकीन करें इन सारे हुक्मरानों का कच्चा चट्टा खुल जाएगा। ये पीपल्स पार्टी ने भी किए, मुशर्रफ दौर में भी हुए, नवाज शरीफ दौर में भी हुए और इमरान खान दौर में भी हुए। इमरान खान ने एक अच्छा काम किया है, वो खैर अब तो रिपोर्ट हो रहा है, चले तारीफ भी करनी चाहिए जिसका जो इस्तेहकाक है, कि उन्होंने डॉलर का ना एक फिक्स रेट उस वक्त जो था, उन्होंने कहा कि ये इसी रेट पे रहेगा। वो कोई 150 के करीब उस वक्त जो था, 148 रुपए के ऊपर, कि ये अदायगियाँ जो है ना, पेमेंट्स, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये इसी रेट पे फिक्स हो गई। वरना अगर वो भी अदा करनी पड़े तो वो आज 300 रुपए के करीब डॉलर है, तो डबल हमें पेमेंट्स उनके दौर के मुआहदात की करनी पड़नी थी। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि हमने नाकाबिले बर्दाश्त बिजली के बिल से निजात हासिल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने तो मनसूबाबंदी कर ली है। तो उन्होंने क्या मनसूबाबंदी की है साहब? क्योंकि जब कैंपेन करते थे, इलेक्शन मुहिम चलाई जाती थी, तब तो खुल डुल के कहते थे कि हम 200-300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए और उनके अपने ही वज़ीर इत्तलात वो भूल गए कि हमारे लीडर्स ने क्या कैंपेन की थी। और लेकिन साहब क्या मनसूबाबंदी है वैसे? ये देखें, ये तो इमरान वो नवाज शरीफ ही बता सकते हैं कि क्या मनसूबाबंदी की है। कोई मनसूबाबंदी नहीं है। वो उसकी मनसूबाबंदी का जो उन्होंने मुतबादल पेश किया है, सोलर 200 यूनिट्स वाले को फ्री देने का, और वो भी उसमें भी जो अभी तक ऐलान ही चल रहे हैं जी। आपका सीजन गुजर रहा है,
अगस्त आने वाला है बिल्कुल। और 1 महीना बाद में और रह गया, तो आपको यही मनसूबाबंदी है कि ये 2 महीने किस तरह गुजारने हैं। आपको कह लें एक लॉलीपॉप दे के और खुशनुमा खुशकुन जो है ना वो नारे और दावे करके कि ये कर लिया ये कर लिया, ये मनसूबाबंदी कोई नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। बाकी जो उनके वो बयानात थे, जो इलेक्शन से पहले वादे थे, वो झूठे वादे होते हैं। पाकिस्तान में किसको नहीं पता कि ये बस ऐसे वादे ही हैं, ये सारी दरोगोई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए किए जाते हैं और उसके बाद तू कौन मैं खामखा और बात ख़त्म, फिर भूल जाते हैं। तो अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो इसलिए ये सवाल और ये उनकी फुटेजेस जो है ना वो बार बार निकलती हैं, तो ज़रा थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए लोग करते रहते हैं। इस्माइल ने जो फॉर्मूला पेश किया है बिजली सस्ती करने का, वो क्या है? देखिए, वो भी बात वही आ गई, जैसे हम कह रहे हैं ना, गोहर एजाज साहब अपने दौर में थे, तो उन्होंने ये इन सारी चीज़ों को या जो तफसीलात मांग रहे हैं वो उस वक्त तो खुद भी ले सकते थे, तो उन्होंने नहीं किया। हालांकि ये असल में ये जो इशू उठा है ना, ये जब निगरान दौर था उस दौरान ही आपको याद होगा कि जो है ना वो उस वक्त बिजली के रेट्स बढ़ भी रहे थे और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो अचानक जो है ना वो वज़ीर आज़म को बाहर के मुल्क गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, वो छोड़ के वापस आए और उन्होंने फिर चूँकि मुजाहरे होने लग गए थे और ये जो डिस्कोज के ऑफिसेज हैं इनके बाहर पथराव लोगों ने करना शुरू कर दिया और तोड़ फोड़ भी शुरू की बिलों की वजह से, और ओवर बिलिंग भी उसमें शामिल थी जो आज तक चल रही है। किसी ने उस पर आज तक काम नहीं किया, बातें ही हो रही हैं 1.5 साल में ये हो जाएगा, साल में ये हो जाएगा। ये मसले हैं ना, ये तो टेकअप किए जा सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान भी इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास 52% जो हैं IPPs, अब उनका तो कुछ कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कर रहे। तो आप प्राइवेट जो आपके अपने हैं, आपके फाइनेंसर हैं, उनको भी बात नहीं कर रहे। के लिए तो मिफ्ता साहब की भी वही बात है कि अब बाहर बैठ के तकरीरें कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन भी दायर कर रहे हैं, वो सारा इसका ये हल नहीं है। इस तरह से कुछ नहीं होना है। ये गोहर एजाज साहब भी जिस तरह कर रहे हैं ये नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रेशर ठीक है, प्रेशर डेवलप हो गया है और इस प्रेशर के नतीजे में हुकूमत को एक मौका मिल गया है कि वो नेशनल, प्राइवेट और इंटरनेशनल जो IPPs हैं उनके साथ जो है ना बैठ जाए कि हमारे तो ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो देखें ये प्रेशर है, तो इसका हुकूमत को भी संजीदगी से जो है ना तो वो कोई इजहार करना चाहिए। डिस्कोज को प्राइवेट करने के उन्होंने मंजूरी दे दी है, तो उस वजह से हो जाएगी क्या महंगी बिजली सस्ती? नहीं, वो होगी तो तब ना, अभी तो किस्तों में कर रहे हैं। अभी तो पहले उन्होंने 3 डिस्कोज को जो है ना वो प्राइवेट करना है, इसके बाद स्टेप्स में चलना है। ये तो 1.5-2 साल की कहानी है। ये जब प्राइवेट होंगे, उनके बोर्ड्स चेंज करने का अब इख्तियार आ गया है, उसका चेयरमैन लगाने का इख्तियार आ गया है, ये की है लेजिस्लेशन, लेकिन इसका फौरी रिलीफ नहीं इस तरह मिल सकता। फौरी रिलीफ मिल सकता है कि आप अपने जो है ना अखराजात वो ख़त्म करें, वहाँ की जो इदारों की बिजली जो बेदरेग जो इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्री जो जिन की बिजली है वो ख़त्म करें, और उसके बाद आप वो वाला जो रिलीफ है वो इनको अवाम को दें। इसी तरह IPPs के साथ आप बात करें। जिस तरह चीन भी आ गया वो मैदान में, वो भी मान रहा है, वो कह रहे हैं कि जी मेरे 3 प्लांट जो हैं वो मुकामी कोयले से चला लें। जी हाँ, वो दो उससे तो अब पहले क्यों इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल किया जाता था? यानी इस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। कितना जुल्म हुआ है इस मुल्क और अवाम के साथ कि ये चीज़ अब एक प्रेशर के नतीजे में ही वो आ रही बात हो गई कि जी वो हम अब मकामी कोयले पे जो है ना वो चलाएंगे तो हमें यूनिट 2-2.5 रुपए सस्ता पड़ेगा। और भाई पहले क्या मरे हुए थे जी। हम इमरान खान को रोएं, आपको रोएं, या आपके बाद फिर आपकी 16-17 महीने की हुकूमत को रोएं, फिर केयर टेकर्स भी आपके हैं उनको रोएं पीटें, या अब जब से आप आए हुए हैं 6 महीने होने को हैं, अब आपने अब तक क्या किया? बिल्कुल। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अभी तक हैं बातें और सिर्फ तकरीरें हो रही हैं और ये तजवीज़ हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। और इसीलिए अवाम जो है ना वो पिस रही है और उनको जिस तरह के बिल आ रहे हैं, आप देखें गुजरांवाला में एक खातून जो है वो उसने खुदकुशी इसलिए कर ली कि उसने पैसे जोड़े थे अपने ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, और वो उसको बिल आ गया तो उसने वो बिल पता नहीं अदा किया, अल्लाह जानता है फिर, और वो अल्लाह को प्यारी होगी बिल अदा करने के लिए वो किया। इससे पहले गुजरांवाला में ही 2 सगे भाइयों ने
चले ज्यादा बिल आने की वजह से कत्ल कर दिया था। बलूचिस्तान में गवादर में होने वाले मुजाहरे और धरनों के क्या इस वक्त हालात हैं, नॉर्मल हो गए हैं, क्या उस वक्त सूरत हाल है वहाँ की? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरी एक साजिश है। जो वो बात कर रहे हैं बलोच यकजहती कमेटी और बलोचिस्तान राजी मुची उसको अपनी ज़ुबान में उसका नाम देते हैं, जो गैदरिंग उन्होंने रखी है ना, जो संडे को उसका उनका एक पूरा एक एहतजाज हुआ और जलसा हुआ, उसके बाद फिर उन पर कोई एक तरफ से उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे ऊपर जो है ना वो गोलियां चलाई हैं सीधी, और इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि इन्होंने इश्ताल दिलाया और उसके नतीजे में एक फ़ौजी जवान शहीद हो गया, एक की आँख ज़ाया हो गई और 16 ज़ख्मी हो गए। तो अब वो मुजाहरा तो उस तरह नहीं हो रहा, धरना भी उस तरह नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर रंग बलोच जो है ना, जो इसको लीड कर रही हैं, वो जो है ना वो उसके कुछ बयानात बड़े मशकूक हैं। उन्होंने भी बन्नू की तरह जो है ना वो सैकड़ों लोगों को मरवा दिया और इसी तरह सैकड़ों लोग जो है ना वो जख्मी भी, उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं, फिर एक ट्वीट उन्होंने डिलीट भी की। तो ये वहाँ बहरहाल गवादर को रोकने, चूंकि वहाँ चंद दिनों बाद वहाँ एक एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह होना है इंटरनेशनल का, और गवादर में ये सारा करने का एक, इसको हम नेशनली इंटरनेशनली देखें कि ये इसको सी पैक की वजह से भी ये कुछ कुव्वतें जो है ना उस वहाँ इनको इस्तेमाल कर। ठीक है साहिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त। वेलकम बैक नाज़रीन। साहिब साहब, ब्रेक से पहले तो हम बात कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात की, लेकिन साहिब साहब एक तरफ खुशकुन पैगामात भेजे जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से, तो दूसरी जानिब पीटीआई 9 मई के हवाले से अभी भी उनका वही सख्त मौक़िफ़ है कि हम उससे नहीं हटेंगे, और उसके लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए भी ख़त लिख दिए। तो साहिब साहब इस तमाम रवैये से और इस तमाम तरीके से पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, और पीटीआई का इस वक्त मौक़िफ़ है क्या? हाँ, पीटीआई का कोई मौक़िफ़ नहीं है, मैं आपको बताऊँ। वो ये है एक ब्लैकमेलिंग। हाँ। और वो ये किया जा रहा है कि इधर से पैगाम भेज के उधर से एक थ्रेट है, और वो ये समझते हैं पीटीआई और बानी पीटीआई कि यहाँ कहीं कोई लूप होल है सिक्योरिटी इदारों का। अच्छा। ये जो कुछ भी हुआ है, हाँ। उसको आधा को उन्होंने मान भी लिया है कि इनको मैंने कहा था एहतजाज का, लेकिन साथ वो कहते हैं मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। तो वो आधी बात कर भी चुके हैं, उसकी फिर थोड़ी सी तरदीद भी करके थोड़ा सा फिर ऑन कर लेते हैं। ये हैं खान साहब, ये बानी पीटीआई हैं, ये मतलब उनका स्टाइल है। हाँ। ये उसी तरह की बात ही है कि वो एक तरफ ये पैगाम भेज के साथ ये है कि वो जुडिशल कमीशन भी हम केपी में बनाने जा रहे हैं, तो कोई लूप होल जो फील होते हैं ना, जो पहले भी उसका इजहार कर चुके हैं, जैसे वो कहते हैं ये फाल्स ऑपरेशन है, ये जो है ना इन्होंने खुद कराया है, तो वो कहीं ना कहीं लूप होल्स इस तरह के मौजूद हैं कि जहाँ सिक्योरिटी इदारों ने रेजिस्ट नहीं किया था, तो वो रेजिस्ट ना करने को उन्होंने ये समझ लिया, और पीटीआई को ये बयानिया बनाने में जो है ना आसानी बन गई कि इन्होंने करवाया है। अच्छा। इन्होंने रोका क्यों नहीं? तो फिर इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि पीटीआई अपने बयानिए से हट रही है, जैसे नून लीग हट गई थी। हाँ, ये बिल्कुल हट भी रही है, और एक जो थोड़ा सा वो उनका पॉलिटिकल कैपिटल है ना, हाँ। उसको वो काफ़ी सारा उसका खसारा उठाएंगे बानी पीटीआई। इसी वजह से इतनी देर से वो ये बात नहीं कर रहे थे। हाँ। अब जब उनको लगा कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके फौरी बाद जिस तरह से क्रैक डाउन हुआ है, ख़ास तौर पे उनके सोशल मीडिया के जो ऑपरेटर्स थे और जो हैंडलर्स थे, उन सब के ऊपर, तो उसमें से चीज़ें भी थोड़े बहुत निकल रहे हैं, ताने बाने ज़रा बैरूनी दुनिया से मिल रहे हैं। रऊफ़ हसन के इंडिया ने याद एक राहुल से कन्वर्सेशन है। साहब, हमें शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया है। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बसरा साहब, इमरान खान तो तैयार हो गए हैं मुज़ाकरात के लिए, तो आपको लग रहा है कि दूसरी जानिब से भी ऐसी ही आवाज़ आएगी कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं? या आप ये बताएं कि आप भी तैयार हैं ना? हमसे कभी भी इनकार नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि जब सहाफ़ी अंदर जाते हैं वो सवालात करते हैं इमरान खान साहब से,
खान साहब ने सहाफियों से सवाल पूछा कि सुना है कि आप मोहसिन नकवी से मुज़ाकरत कर रहे हैं या मोहसिन नकवी आपसे मुज़ाकरत करते हैं, जी तो उन्होंने कहा उसकी क्या हैसियत और औकात है, वो उसने बहुत जुल्म और जबर किए हैं पीटीआई पर, पीटीआई के लोगों पर, आईजी पंजाब के साथ मिलकर, तो क्यों उनके साथ मुज़ाकरत करेंगे। और दूसरी बात, हाँ हम इनकी ये जो पपेट्स हैं, ये कठपुतलियां, हम इनसे मुज़ाकरत नहीं करना चाहते। ये तो बेचारे हमें क्या दे सकते हैं, ये तो खुद हमारी सीटों पे उन्होंने कब्जा किया है, सब हारे हुए हैं। आम फौज से मुज़ाकरत करना चाहते हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, लेकिन मुज़ाकरत हम कोई डील के लिए या इक़्तिदार के लिए नहीं करना चाहते। उनको यही कहना चाहते हैं कि आईने पाकिस्तान के ताबे आपका काम है सिक्योरिटी इश्यूज को देखना, आपका काम है बॉर्डर्स को देखना, आपका काम सियासत में मुदाखलत नहीं है। और एक ही तरीका है पाकिस्तान को बचाने का कि आप सियासत से अलग हो जाएं और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं और जिसको कौम मैंडेट दे वो आगे आए। अच्छा बसरा साहब जरा सिर्फ यहाँ ऐड कर लें एक बात मसला ये है कि एक तो पीटीआई बयानिए से हट रही है, चलें इस पे आप बात कर लीजिएगा, आपका मौक़िफ़ आइडिया है मुझे। दूसरा ये बताएं कि अब हम खुद को सियासी कह रहे हैं ना कि सियासी कुव्वतों का काम ये है, फौज का ये, अदलिया का ये, वो अपनी अपनी डोमेन में रहें, फिर हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, ये कोई तजाद नहीं है क्या समझते हैं? और सबको पता है क्या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है 2018 के इलेक्शन में भी, 21 तक भी, उसके बाद भी। तो ये तो सीधी सी बात है। अब आप जिस तरह भी इसको शुगर कोटेड अंदाज में कर लें, मेरा ये सवाल है, आप अब बात करें। देखिए, आपने 2-3 सवालात कर दिए जी। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सियासत में कोई रोल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का और फौज का। बदकिस्मती से 76 साल में हम दायरों में घूम रहे हैं। उनका जो किरदार है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं। अभी हम जो मुतालबा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात सियासी जमातों से किन से करें, उनके पास मैंडेट ही नहीं है, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। उनको मुसल्लत किया है हमारी फौज ने, हमारी स्टेब्लिशमेंट ने। खुद वज़ीर आज़म हारा हुआ है, डिग्गी वाला, चीफ मिनिस्टर हारी हुई है, सारे सदर हारा हुआ है, तमाम का तमाम एक जाली निज़ाम बनाया गया है। तो मुझे बताइए कि जब उनको इख्तियार नहीं है, वो कठपुतलियां हैं, वो हम उनसे क्या मुज़ाकरात करें? क्या हम उनसे मौसम पे बात करें? क्या हम उनसे ये बात करें कि ये बताएं कि आपने टीटीज किस तरह लगानी है, माल किस तरह बाहर बेचते हैं, करप्शन किस तरह करते हैं? या हम उनसे इस बात पे मुज़ाकरात करें कि यार आप लोगों ने जो फॉर्म 45 को 47 में तब्दील करवाया वो किस तरीका से करवाया, क्या वो छोड़ेंगे सीटें? सवाल ही पैदा नहीं होता। और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ है। आप यूएनओ को ले लें, आप कांग्रेस को ले लें, आप पतन को ले लें, आप फाफन को ले लें, पाकिस्तान की किसी गली मोहल्ले में चले जाए, लोग कहने ने जान अल्लाह दी वोट खान दा, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। अब सूरत ये है कि एक तरफ अवाम और इमरान खान है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और ये जमातें हैं। अब ये जमातें मरहूने मिन्नत हैं इमरान खान की। और दूसरी बात, आज इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ये तो समंदर में डूबी हुई जमातें हैं, ये सिर्फ जो बूट है उसके साथ लटकी हुई है और उसके साथ टैग लगा हुआ है। 9 मई का कौम ने जवाब दे दिया 8 फरवरी को, कि बता दिया कि 9 मई जो बहाना का तरीके से इमरान खान ने क्या ना था। इसलिए मेरे भाई हम बहुत क्लियर हैं, ओपनली बात कह रहे हैं कि फौज से ही मुज़ाकरात करेंगे। और करेंगे किसके लिए? कि वो आईने पाकिस्तान जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो खुदारा उस पर अमल कर लें। अगर आपने पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, ये जो इस वक्त अफरा तफरी है पाकिस्तान में, आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, वहाँ फोर्सेज और अवाम आमने सामने। आप केपी के हालात देख लें, आज आप पंजाब के अंदर देख लें, भूख, महंगाई, बेरोजगारी। वाहिद एक लीडर है जो फेडरेशन का लीडर है, जो पाकिस्तान का लीडर है, जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ला सकता है, उसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। इसलिए मेरे भाई, जब हमसे को मुज़ाकरात करेगा तो ओपनली कहेंगे कि हम उससे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास ताकत और इख्तियार है। आप इसको माने या ना माने, आपको नहीं पता। अच्छा, अभी मुझे ताकत और इख्तियार है, आप बता दें। मेरा आपसे मासूमाना सवाल है जी, आप बताएं, क्या शहबाज शरीफ फैसला कर सकते हैं? क्या दूसरी जमातें फैसला कर सकती हैं?
तो फिर इसको भी हम यूं तो कह सकते थे कि वो हम मुज़ाकरात सियासी जमातों से करते हैं, फौज का भी नुमाइंदा उसमें हो, ताकि बिल्कुल हम भी तो क्लियर और जो है ना वो क्या कहते हैं बेनकाब तो ना हो जाएं। भाईजान मैं आपकी साइड से बात कर रहा हूँ। अब कोई चीज अगर छुपी रह गई है तो बेनकाब होगी ना। अच्छा, ये बात भी ठीक है। अच्छा, ये मुतालबा जो नए इलेक्शंस का है, मुझे तो फिर आप असेंबली में नजर नहीं आते, फिर हमारे तो बावल नगर की नुमाइंदगी रह जाएगी। आप ये देखिए ना, तो भाई वो फार्म 47 वाले को करेंगे, फार्म 45 के मुताबिक ये मुतालबा करेंगे, नए इलेक्शंस का शुरू हो गया है। भाईजान आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कुदरती आपने मेरे से सवाल कर दिया। आपको पता है कि मैंने इजाजुल हक जो साबिक आमर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा है, हाँ जी, उससे 50,000 वोटों से हराया है, बिल्कुल वो तीसरे नंबर पर है। हाँ जी, और उसका फॉर्म 47 इशू कर दिया गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जहां ये सूरत हाल हो, हाँ हम कहते हैं कि आप इसका ऑडिट करें इलेक्शन का, उसका नतीजा क्या निकला? ये ऑर्डिनेंस ले आए। अच्छा, ऑर्डिनेंस के बाद क्या किया? ट्रिब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि मैं जजेस तब्दील नहीं करती। क्या आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई हो रही है? अब क्या हो रहा है? अब ये दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो हमारे उसके अंदर ये इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां ला रहे हैं, हाई कोर्ट वहां उनको चैलेंज कर रहे हैं, जजेस को धमका रहे हैं, उनको डिग्रियों की धमकियां दे रहे हैं। तो मेरे भाई, हम तो फिर इसलिए यही कह सकते हैं ना कि अगर नवाज शरीफ जो इनका सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था, जो कबूतर उड़ाने आया था, आजकल तोते उड़ा रहे हैं और तंदूरों के विजिट कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया है, मरियम बीबी हार गई, तो जीता कौन है मेरे भाई? तो ये मासूमाना हमारा तो सवाल है, मुज़ाकरात करें तो किन से करें, किससे बात करें, किधर जाएं? आज पाकिस्तान में लोग भाई भाई का गला काट रहा है, बिल अदा नहीं हो रहा। आज हालत ये है कि महंगाई से लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, और ये जो 5% अशराफिया है, ये एक काम में मसरूफ है, लुटो दे फुटो। सारा माल कोई दुबई लीक्स में चला गया। अच्छा, ये जमात इस्लामी के धरने में कोई की हमायत का तो ऐलान हो गया है, शिरकत का नहीं हुआ? देखें, जो भी तो आपकी बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी बड़ी खुशकिस्मत है कि उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, धरना देने भी दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा लेके निकलेगा हम दहशत करते हैं, हमें तो नो गो एरिया है, हमारे लिए तो मार्शल से बात करी ना। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं, वो मैनेज है जमात इस्लामी का धरना? सर बात सुन ले, पूरी बात सुन ले ना, पूरी बात सुन ले। अच्छा, बिल्कुल, आई खान साहब ने कहा है कि वो अवाम के इश्यूज के लिए आए हैं, हम उनको ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि हम उनके पास जा रहे हैं कुछ शराइत के साथ कि आए तुसी अपनी मर्जी नाल तो जाओगे हम साडी मर्जी नाल। उसकी वजह अच्छा कि ये ना हो कि आप वो जो मुज़ाकरात जिनसे कर रहे हैं, जी जी, हाँ, वो तारक फजल जो फार्म 47 की पैदावार है, उनकी क्या हैसियत है, क्या पिती और क्या पिती का शोरबा। इसलिए मुज़ाकरात फिर नहीं होंगे, फिर यहाँ बैठना होगा। तो वो तो बैठे हैं, हाँ जी, बैठे हैं, वो तो नहीं आने लगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, तुम्हारी आवाज मक्के मदीने, इसलिए हम उनको ज्वाइन करने लगे हैं। अच्छा, उनको ज्वाइन करने लगे हैं कि अल्लाह करे ये जो बिजली से, वो जो बाबूजी कहा करते थे जब बिजली का रेट बढ़ता है, हाँ, मेरे दिल में तकलीफ होती है। हाँ, वो जो हारी हुई टिकटॉकर मरियम सफदर है जो कहती थी कि आप जाएंगे तो बिजली का बिल आपका अदा कर दिया जाएगा, हाँ, आप जाएंगे तो आपके 300 यूनिट माफ होंगे, हाँ, वो कहाँ गई बातें सारी? हाँ, कहाँ चली गई बिजली? ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस साहब, आप पीटीआई ने भी 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिए, तो क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की अभी? जी बिल्कुल, हम लोग 5 अगस्त को केपी और पंजाब के बॉर्डर पे जलसा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अदालतों के ऑर्डर्स को भी नहीं मान रहे, उनको भी तस्लीम नहीं कर रहे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम लोग केपी और पंजाब के बॉर्डर पे जलसा करेंगे, और इंशाल्लाह आपको इन्होंने लग पता जाएगा कि अवाम किन्हों कहते हैं और जलसा किसको कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसरा साहब। ठीक है बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी साहब क्या कहेंगे? बस ठीक है, वो जाहिर है उनका अपना एक मौक़िफ़ है, वो बयान कर रहे थे। बात तो हम इस मौजू को ही चूँकि लेके चल रहे थे, और उनसे भी बात हुई। अब इसके 100 मतालिब हैं, 100 मकासिद हैं। हाँ, ये बहरहाल सीधी बात है कि एक तरह से इसको आप माफ़ी भी कह सकते हैं। अब ये माफ़ी NRO की शक्ल में है, नहीं है, या ये उनका अपना एक अच्छा स्टांस भी है कि उन्होंने ओपनली कह दिया, बजाय इसके कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी करते, हाँ,
किसी के ज़रिए पैगाम भिजवाते और कोई तीसरा उसमें कोई बात करता। ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक।